धारा 340 दंड प्रक्रिया संहिता के संबंध में वीडियो बनाने के लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, जिसको परजुरी कहा जाता है। और इसका अर्थ यह है कि किसी भी न्यायालय में झूठा या मिथ्या साक्ष्य देना, चाहे वो कोई न्यायिक प्रक्रिया हो या फिर किसी भी मुकदमे में किसी को सज़ा दिलाने के लिए झूठा साक्ष्य देना, इस श्रेणी में आता है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि 340 सीआरपीसी की प्रक्रिया किस प्रकार होती है और इसका प्रार्थना पत्र कैसे पेश करते हैं, उसका प्रारूप क्या है और यह दीवानी, फौजदारी और पारिवारिक मामलों में कैसे पेश किया जाता है। आमतौर पे ये देखा गया है कि वकील कभी भी 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं करते हैं और इस प्रकार के मामलों में वो सपोर्ट भी नहीं करते हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले YouTube पर काफ़ी सारे वीडियो देखे और पहले ये पता करने की कोशिश की कि जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें ऐसा अलग क्या होगा जो YouTube पर उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, हमारा निवेदन ये है कि आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखना, क्योंकि हमने इस वीडियो में आपको वो बताने की कोशिश की है जो YouTube पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इस पूरे वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि गुजारा भत्ता के संबंध में यदि आप धारा 340 सीआरपीसी का यानी परजुरी का कोई भी प्रार्थना पत्र आप पेश करना चाहते हैं तो उसके संबंध में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, उसके नियम क्या है और इसकी पूरी प्रक्रिया प्रार्थना पत्र के प्रारूप में किस प्रकार लिखी जाती है। विशेष सूची में धारा 340 सीआरपीसी के प्रावधान क्या है, माननीय उच्चतम न्यायालय की अवधारणा इस संबंध में क्या कहती है, वकील 340 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र को पेश करने से घबराते क्यों हैं या क्यों नहीं पेश करना चाहते हैं, अभियुक्त या प्रतिवादी की गलतियां क्या क्या होती है, धारा सीआरपीसी 340 का प्रार्थना पत्र लगाने से पहले क्या क्या शर्तें देखी जाती है, ये कब लगता है और आपको यदि धारा 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र लगाना है तो उसके कौन से ग्राउंड आपको पहले तैयार करने हैं, कोर्ट में कौन सी ट्रिक काम करती है, धारा 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र गुजारा भत्ता के केस में कब लगाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद में हम आपको ये बताएंगे कि धारा 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र का प्रारूप क्या है और हम पूरे वीडियो में जब आपको ये प्रार्थना पत्र का प्रारूप बताएंगे तब भी हम आपको पॉइंट वाइज पॉइंट कुछ चीज़ें जैसे जैसे आएगी उनके संबंध में आपको सावधानियां बताते हुए चलेंगे और कुछ जो बच जाएगी वो आपको इस वीडियो के लास्ट में प्रारूप के बाद में बताई जाएगी। 340 सीआरपीसी ये कहती है कि सीआरपीसी के सेक्शन 195 की उपधारा 1 की उपधारा बी में लिखा है कि पीसी की धारा 193 से 196 तक में और 199, 200, 205 से 211 और 228 में से किन्हीं के अधीन दंडनीय किसी अपराध का किसी न्यायालय में की गई कार्रवाई में या उसके संबंध में किया गया हो। और इसका दूसरा पार्ट है धारा 463 या 471 और धारा 475 या 476 और इसका जो तीसरा भाग है वो ये कहता है कि षड्यंत्र करना या उसको करने का प्रयत्न करना, यानी आईपीसी में इसकी एक धारा है जो 120 बी है, वह साजिश रचना या षड्यंत्र करना से संबंधित है। कुछ वर्ड्स आए हैं जिनको आपको विशेष ध्यान रखना है। ये वर्ड्स है प्रोसीडिंग या इन रिलेशन टू ए प्रोसीडिंग, और दूसरा वर्ड है प्रोड्यूस्ड या गिवन इन एविडेंस इन ए प्रोसीडिंग, और तीसरा पार्ट है इसका नोइंगली या विलफुली। इन शब्दों के अंदर इस 340 सीआरपीसी की पूरी डेफिनेशन दी गई है और आपको अर्थों को समझना है। हम आपको इस वीडियो में आगे भी बताएंगे। एक और वर्ड है मे, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस धारा में है। फर्स्ट शेड्यूल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेज अंडर द इंडियन पेनल कोड, जिसका हमने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, उसमें आप इन धाराओं को रेफर करना। इनके सामने जो सज़ा का प्रावधान किया गया है वो सारी सज़ा का प्रावधान इस धारा 340 सीआरपीसी के अंदर कवर होती है। आप इस डॉक्यूमेंट को एक बार डिस्क्रिप्शन में जा कर के और रेफ़र करना, इसके अंदर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और हम आपको इस वीडियो में जहां आगे हम बताएंगे कि गुजारा भत्ता के संबंध में यदि आप 340 सीआरपीसी का प्रावधान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो उसमें जो हमने आपको धाराएं बताई है वो भी आप इस डॉक्यूमेंट में जा कर के एक बार रेफ़र कर लेना। ये हमने कुछ प्रारूप दिए हैं, ये डॉक्यूमेंट इस प्रकार का दिखता है, ये धाराएँ हैं इसके अंदर, इसको आप देख लेना। और जो
CRPC है उसका फर्स्ट शेड्यूल जब आप इसकी बुक खरीदते हो तो उसके अंदर एक टेबल ऑलरेडी आपको मिल जाती है। वो ये कहती है कि ऑफेंसेस है उनकी कैटेगरी किस किस प्रकार की है, कौन से ऑफेंस के आगे कितनी सज़ा का प्रावधान है। मुख्यतः धारा 340 CRPC के प्रावधान के अंतर्गत यदि हम कोई प्रार्थना पत्र लगाते भी हैं तो कोर्ट यदि उस मामले में कोई भी इंक्वायरी करके या कोई कंप्लेंट फाइल करता है तो सज़ा का प्रावधान वही रहेगा जिस मामले में उसने झूठा साक्ष्य दिया है, उस मामले की सज़ा का प्रावधान था। इसमें कई प्रकार की सज़ा का उल्लेख किया गया है, इसलिए आप इस टेबल को एक बार रेफ़र कर लेना, आपको कहीं ढूंढना न पड़े, ज़्यादा खोजने में आपका समय न जाए, इसलिए हमने इसको डिस्क्रिप्शन में पहले से ही डाल दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आपको समझ में भी आ जाए। मैंने ये कहा है कि कभी भी धारा 340 CRPC के संबंध में किसी भी शिकायत के ऊपर कोर्ट तभी ऑर्डर करेगा जब वो न्यायिक प्रशासन को एक बड़े पैमाने पर प्रभावित करती हो। कोर्ट हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा कि यह धारा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से किसी से बदला लेने की भावनाओं का गलत इस्तेमाल ना हो। दूसरा ये पॉइंट है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी एंड इज मेंट नॉट टू एस्टैब्लिश गिल्ट और इनोसेंट ऑफ सच पर्सन एंड इज नॉट वायलेट द राइट टू बी हियर्ड ऑफ एन अक्यूज्ड। यानी कि कोर्ट यदि किसी भी मामले में जांच के आदेश दे भी देता है तब तक भी ये नहीं माना जाएगा कि उसने झूठा साक्ष्य दिया है। और जो मामला चल रहा है जिसमें झूठा साक्ष्य दिया गया है, 340 CRPC का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उस मामले में इस इंक्वायरी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा कहती है। तीसरा पॉइंट है कि कीपिंग इन व्यू द लैंग्वेज यूज्ड इन सेक्शन 340 CRPC, द कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू मेक ए कंप्लेंट regarding the commission of an offense as the section is conditioned by the words court is of opinion that it is expedient in the interest of justice। इसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि कोर्ट कभी भी शिकायत को फाइल करने के लिए बाध्य नहीं है कि कोई भी यदि ऑफेंस हुआ भी है तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि यह न्याय के लिए ज़रूरी है तो ही वह इसको फाइल करेगा। दोस्तों, यदि हम उच्चतम न्यायालय की इन अवधारणाओं का जो 3 अवधारणाएं हैं इनको हम एक ही लाइन में कंक्लूज़न निकालना चाहे तो ये अवधारणा ये कहती है कि धारा 340 CRPC को सुनने के लिए कोई भी कोर्ट बाध्य नहीं है, और यदि उसका ओपिनियन है कि वो शिकायत फाइल करनी चाहिए और ये न्याय के लिए ज़रूरी है तभी वो फाइल कर सकता है। लेकिन शिकायत को यानी आपने कोई 340 CRPC का एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दिया है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि कोर्ट ने इंक्वायरी का आदेश भी दे दिया है तो सामने वाला गलत हो गया है। जिस मामले में झूठा साक्ष्य दिया गया है वो मामले पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो प्रोसीडिंग है पूरी की पूरी अलग मानी जाएगी। और जो धारा 340 CRPC है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाएगी, और किसी का भी बदला लेने की यदि भावना है, व्यक्तिगत यदि किसी को बदला लेना है तो उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। अब दोस्तों, इस बात पे हम थोड़ा सा विचार करते हैं कि वकील 340 CRPC के प्रार्थना पत्र को पेश करने से दूर क्यों भागते हैं या ये पेश क्यों नहीं करना चाहते। क्योंकि हमारा खुद का एक व्यक्तिगत एक अनुभव रहा है कि जब भी किसी वकील से इस बारे में बात होती है तो वो कहते हैं कि हमने कभी पेश किया नहीं है, ना हमने कभी देखा है कि इस प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र पेश भी होता है। तो मुख्यतः इसके जो कुछ कारण हैं वो इस प्रकार है। झूठे और मिथ्या साक्ष्य मुख्यतः बेईमान और धोखेबाज लोग ही न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करके अनुचित लाभ पाने की मंशा से पेश करते हैं, और वकीलों की आय का मुख्य जरिया यही लोग होते हैं। क्योंकि सच्चे और ईमानदार लोग कोर्ट में तभी आएंगे जब ये धोखेबाज लोग ही उनको वहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा है, यदि झूठे और मिथ्या साक्ष्य के आधार पर वादी या प्रतिवादी को सजा होने लग जाएगी तो सच्चे और ईमानदार लोग भी कोर्ट में नहीं आएंगे। बेईमान और धोखेबाज लोग जीत जाएंगे क्योंकि उनको सारी ट्रिक्स पता होती है, और वो जो बेईमान और झूठे लोग होते हैं उनके पास पैसे की पावर भी रहती है, तो वो किसी भी तरीके के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं, और ईमानदार और सच्चे इंसान सबूतों के अभाव में वहाँ पे कोई भी कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। कोर्ट में असंख्य केस लंबित हैं, राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता है, इसलिए जज खुद भी इस प्रकार के मामलों को आगे बढ़ाने के फेवर में नहीं रहते हैं। न्यायालय खुद किसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जहाँ न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग हो रहा हो, जैसे मामलों में
340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर खुद उदाहरण स्थापित करती है। अन्यथा इस प्रकार के मामलों को, जहां सामान्य मामले हैं, जहां ऐसा लगता है कि किसी को सजा देना संभव नहीं है या पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो वो उस मामले को खारिज कर देते हैं। लेकिन कभी भी 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी एक्शन लेके, कंप्लेंट फाइल करके वो एक और केस नया पैदा नहीं करना चाहते। यदि आप खुद अपने जीवन में भी अनुभव करके देखो तो कोई भी परिवार के 3-4 सदस्य यदि घर में बैठे हैं तो एक इंसान गड्ढा खोद करके दूसरे इंसान के लिए ये नहीं काम पैदा कर सकता कि अब उसी गड्ढे को दोबारा भर दो। यही काम न्यायिक प्रक्रिया में होता है कि जो जितना हो सके ख़त्म कर दो, नया काम पैदा मत करो। जो पहले चल रहा है उसको निपटाओ। दोस्तों, ये देखते हैं कि जो अभियुक्त होता है या जो प्रतिवादी होता है उसकी क्या क्या गलतियाँ होती है। अक्सर धारा 340 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, या आज तक हमने देखा है बहुत ही कम पेश हुए हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें पहला कारण है कानूनी जानकारी का अभाव है, और दूसरा कारण है वकील के भरोसे बैठे रहते हैं, कोर्ट में भी नहीं जाते हैं। कई तो हमने ऐसे देखे हैं, वकील को बता दिया और पिटीशन की कॉपी दे दी, उसके बाद उनको पता ही नहीं, बोलते हैं वकील साहब को ही पता है। दूसरा, धारा 340 सीआरपीसी के प्रावधान की सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। हमने तो ऐसे वकील देखे जिनको 15-15 साल का वकालत हो गई, उनको भी नहीं पता है कि ये प्रार्थना पत्र कैसे लग रहा है। चौथा, 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र आपराधिक मामले में कोई लगाता ही नहीं है। वो सिर्फ इस बेस पे लड़ते रहते हैं कि ये अपराध साबित नहीं है, झूठा साबित हो गया तो कोई बात नहीं, किसी को सज़ा नहीं होगी और सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। और झूठा यदि मामला पेश किया भी गया है तो कोई बात नहीं, बरी हो गए, मामला ख़त्म। तो झूठा मामला पेश किया है उसके लिए कोई कार्रवाई कोई करता भी नहीं है। और 340 और 344 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र सिविल मामलों में नहीं लगाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक नया पॉइंट है कि धारा 344 सीआरपीसी का प्रावधान ये कहता है कि यदि कोई सिविल मामला है या कोई अन्य भी मामला है जहाँ पे आपने 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र लगाया नहीं है, तो वहाँ पर कोर्ट खुद 3 महीने की सज़ा का प्रावधान है और 500 रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इतना पावर जज को दिया गया है कि वो खुद इतना लगा सकता है, भले ही आपने 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र नहीं लगाया हो। यदि आपका कोई भी मामला है जहाँ पे आपको लगता है कि आप बरी हो सकते हैं, आपके खिलाफ झूठा मामला चल रहा है, तो डिसीजन से पहले आप कम से कम 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र नहीं भी लगाते हैं तो 344 का तो लगा ही दीजिए, कम से कम वो तो आपके फेवर में काम कर ही सकता है। झूठे और बेईमान लोगों को सज़ा दिलवाने के लिए अभियुक्त और प्रतिवादी इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो मामला चल रहा था उससे छूट गए तो अपनी ज़िंदगी जियो, किस लिए एक और मामला पैदा करके उसमें फिर और ज़िंदगी गुजारनी है। फिर दूसरा कारण ये भी रहता है कि न्यायिक प्रक्रिया से बचने की कोशिश में लोग लगे रहते हैं। जिन लोगों पे झूठे मामले दर्ज होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमको न्यायिक प्रक्रिया से बहुत दूर रहना है, जो हो गया छोड़ दो, जिसने करना था कर लिया, अब हमें कुछ नहीं करना है। और हमारा 8वां पॉइंट ये है कि न्यायिक प्रक्रिया की उदासीनता के शिकार व पीड़ित होते हैं। कुछ जज ऐसे हैं जो न्यायिक प्रक्रिया में इस प्रकार की कोई भी चीज़ होती है तो वो खुद भी संज्ञान लेते नहीं है, और इस प्रकार का कोई एप्लीकेशन यदि लगा भी देता है तो जज खुद उसको देखता है कि इसने ये एप्लीकेशन क्यों लगाई है, वो उसको एक और कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो केस कम करने की कोशिश कर रहा है, ये नया केस फाइल कर रहा है। जज खुद भी सोचता है कि जब मैंने इसको छोड़ दिया है, इसको मैंने बरी कर दिया है, तो अब ये नया मामला क्यों पैदा कर रहा है। तो इस प्रकार की एक न्यायिक प्रक्रिया और जजों की खुद की एक उदासीनता है जिसके ये पीड़ित है वो शिकार होते रहते हैं, और इस वजह से 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन कभी कोर्ट में पेश हो ही नहीं पाता है, और लोग भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसमें जज खुद ही इंटरेस्ट नहीं लेगा। लेकिन हमारी तरफ से जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यही होती है कि ना तो हमारे वकील ये प्रार्थना पत्र पेश करते हैं और ना ही हम खुद आगे चल के इस प्रकार का कोई भी प्रार्थना पत्र पेश करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया की उदासीनता एक अलग विषय है, लेकिन यदि पीड़ित खुद इस प्रकार के प्रार्थना पत्र पेश कर दे तो मामला थोड़ा सा हटके हो जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया धीरे धीरे सक्रिय होने लगेगी, क्योंकि हमने जो देखा है कि रजनीश बनाम नेहा में जो आया था वो भी एक तरीके का उदासीनता का एक नतीजा था कि वहाँ तक जब मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसका संज्ञान लिया था। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इनको हमें समझने की ज़रूरत है। किसी भी झूठे प्रकरण में सबसे पहले आपको ही सच पता होता है, इसलिए पहले अपना सच आपको पहचानना चाहिए और उसका क्या झूठ है वो आपको पहचानना चाहिए। आपके झूठे तथ्यों पर पटाक्षेप न करते हुए
उससे तथ्यों की परिधि में पाबंद कीजिए। यदि किसी का झूठ है भी तो कोई बात नहीं, आपको उसे सबसे पहले सामने नहीं लेके आना है। उसको आप पहले जो भी तथ्य उसने रखे हैं उनको आप विचार कीजिए और उनको इस विचार में लेके आइए कि ये झूठ इस सीमा से बाहर वो नहीं जा सकता है। शपथ पत्र में वर्णित अभिवचनों से ज़्यादा आपको साक्ष्य को महत्व देना है, क्योंकि शपथ पत्र में हमने देखा है कई जगह पे बहुत सारा झूठ लिखा होता है लेकिन साथ में कोई भी साक्ष्य संलग्न नहीं होता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो प्रार्थना पत्र फाइल किया गया उसके साथ में जो शपथ पत्र भी लगा है, उस शपथ पत्र के आधार पे जो भी प्रार्थना पत्र में अभिवचन किए गए, कथन किए गए हैं, उनसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि क्या कोई साक्ष्य इस संबंध में पेश किया गया है कि नहीं किया गया है। यदि कोई भी साक्ष्य पेश नहीं है, मात्र अभिवचन ही पेश किए गए हैं, कथन ही पेश किए गए हैं, तो आपको धारा 91 सीआरपीसी क्रिमिनल मामलों में और आदेश 11 नियम 12 सिविल मामलों में आपका उपयोग करना है। और आपको पार्टी को ये आदेश देने के लिए कोर्ट से प्रार्थना करनी है कि इन अभिवचनों के संबंध में यदि उनके पास कोई साक्ष्य है तो वो कोर्ट में पेश करें। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए गैर कानूनी रास्तों से भी साक्ष्य एकत्रित किए जा सकते हैं। कई बार लोग घर में ही बैठे रहते हैं, कहते हैं वकील सब देख रहा है। तो जहाँ तक संभव हो आपके पास जिस रास्ते से भी कोई भी यदि साक्ष्य आता है तो आप उसको पेश कर सकते हैं। विपक्षी के अन्य मुकदमों का संदर्भ और सारांश भी लिया जा सकता है। यदि मान लीजिए कि किसी ने झूठा मुकदमा कर भी दिया है और आपको धारा 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाना है, तो जिस व्यक्ति ने ये मामला पेश किया है उसका जो पिछला जो भी पास्ट है उसमें कौन कौन से मुकदमे हुए हैं, उसकी क्या प्रतिक्रिया रही है, उन सब का संदर्भ आप कोर्ट में क्रमशः पेश कर सकते हैं, उनका सारांश आप कोर्ट को बता सकते हैं। तत्पश्चात वस्तुति अनुसार आप 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र, यदि आपका वकील आपको सपोर्ट नहीं करता है तो आप खुद भी लगा सकते हैं। 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र लगाने वाले पक्ष को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने झूठा मुकदमा किया है, आपने 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र लगा भी दिया है, तो सामने वाला पक्ष ये नहीं कह सकता कि इसने मेरे ऊपर 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र लगाया है तो यदि ये झूठा साबित हो जाए तो इसको भी सजा दे देना। तो ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, तो इसलिए आप आराम से इस प्रार्थना पत्र को लगा सकते हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र यदि आपको गुजारा भत्ता के केस में लगाना है तो गुजारा भत्ता के केस में मुख्यतः यदि आप ध्यान दोगे तो सामाजिक कल्याण या उत्थान के उद्देश्य से प्रेरित होता है। इसलिए इस प्रकार के मामलों में सोच समझ के और विवेक से ही काम लेना है। यदि कोई ज़्यादा झूठ नहीं है तो आपको 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र नहीं लगाना है। ये गुजारा भत्ता वाले जितने भी केस हैं ये गंभीर मामलों की या आपराधिक मामलों की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन मिथ्या साक्ष्य या कथन का प्रभाव महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि कोई ऐसा झूठ है जिसकी वजह से आपका पूरा मामला ही बदल गया, तब आप इसको लगा सकते हो। गुजारा भत्ता के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा आय का शपथ पत्र ही एकमात्र आधार है और यह भी विशिष्ट परिस्थितियों में एकमात्र आधार माना जाएगा, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि आज तक जितनी भी प्रक्रिया चली आ रही थी वहाँ पर कहीं पर भी कोई भी पार्टी ये चीज़ सामने नहीं ला रही थी कि उसके आय क्या है, उसके पास संपत्ति क्या है, उसका कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दे दी कि भी अब कोई भी छुपाएगा नहीं, आपको ये सारी चीज़ें एक शपथ पत्र दे करके और आपको सामने लेके आनी है। बाद में कुछ भी झूठ आता है तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा और हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो आमतौर पे देखा जाता था कि महिलाएं अपना झूठ सबसे ज़्यादा बोलती थी और वो हमेशा ये कहती थी कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो रोड पे हैं और जो मेरा पति है ये इतना कमाता है, इसके पास सब कुछ है, ऐशो आराम है, ये तो चांद का मालिक है। तो इस प्रकार के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने खुद व्यवस्था कर दी कि अब दोनों पक्षों को ईमानदारी से अपना सब कुछ बताना है। कल के दिन यदि किसी ने भी बाद में ये चीज़ सामने लेके आई कि आपने झूठ बोला था तो हम इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी कर सकते हैं या फिर हम 340 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर के भी कोई कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो इस संबंध में चूँकि 340 सीआरपीसी ये कहती है कि आपको प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ेगा, तभी आप 340 सीआरपीसी का जो एक्शन है उस मशीनरी को आप मोशन में ला सकते हो। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि यदि एप्लीकेशन इस प्रकार की नहीं भी लगती है तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। इस वजह से इस मामले का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। गुजारा भत्ता की यदि आप कोई भी कार्रवाई है जिसमें आप परजुरी की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो आपको
धारा 193, 196, 197, 198, 199, 200 और 209 आईपीसी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको प्रार्थना पत्र में विस्तृत रूप से बताया जाएगा कि इसको कैसे लिखना है। चूँकि गुजारा भत्ता के केस में अंतरिम गुजारा भत्ता तय होने की प्रक्रिया में जवाब देते समय ही महिला के कथनों को झूठा और मिथ्या होना बता दिया जाता है, इसलिए अंतरिम भरण पोषण तय होने से पहले या होते ही आपको 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र आपको मूल फाइल में भी आपको लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन अंतरिम के लिए अलग से भी लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, क्योंकि कोई एक ऐसा झूठ होना चाहिए जिसके ऊपर वो सारा का सारा मामला आपके फेवर में नहीं आया और वो पूरा मामला उसके फेवर में चला गया। वो एक झूठ ऐसा था जिसको आप झूठा साबित कर सकते हो, तब आप ये प्रार्थना पत्र लगा सकते हो। इस संबंध में जो रजनीश बनाम नेहा वाला जजमेंट आया था वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट का, उसमें खुद में ये प्रावधान किया गया था, जिसमें एक जगह लाइन आई थी जिसका पॉइंट एच है, उसमें लिखा गया था सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी फैमिली डिस्प्यूट्स गाइडलाइंस फॉर ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट्स गिवन सो एज टू इंश्योर द फेयर ट्रायल एंड अवॉइड मिसचीफ बाय हस्बैंड और वाइफ। उसमें एच पॉइंट में ये लिखा गया था कि द प्लीडिंग्स मेड इन द एप्लीकेशंस फॉर मेंटेनेंस एंड रिप्लाईज फाइल्ड शुड बी रेस्पॉन्सिबल प्लीडिंग्स। इफ फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड मिसरिप्रेजेंटेशंस आर मेड, द कोर्ट मे कंसिडर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 340 सीआरपीसी एंड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यहाँ पे एक वर्ड है मे का यूज़ किया गया है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक मैंडेटरी प्रावधान ये है कि धारा 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन फाइल होती है तभी कार्रवाई होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक खुद रूलिंग दे दी है कि कोर्ट चाहे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई अपने आप में इनिशिएट कर सकते हैं यदि उनको ये पता चलता है कि किसी भी पार्टी ने झूठा शपथ पत्र दे दिया है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यदि हस्बैंड ने झूठा शपथ पत्र दिया है तो मेंटेनेंस बढ़ा दिया जाता है, लेकिन महिला ने यदि झूठा शपथ पत्र दिया है तो उस मामले में कोर्ट कुछ करता नहीं है। तो यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको मेन ध्यान में रखा गया है, और हो सकता है उसका गुजारा भत्ता आगे बंद कर दिया जाए और उसको जो भी सज़ा देनी है वो कोर्ट जो भी ठीक लगे वो दे सकता है। अब इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया मे, इसका मतलब ये होता है कि power of the court to decide if a preliminary inquiry is necessary and keep this as a non-mandatory provision by using the word may। इसका मतलब सीधा सिंपल एक यही है कि कोर्ट यदि कोई भी इंक्वायरी आदेश करता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, जो अभियुक्त है, या ये माना जाए कि इस व्यक्ति ने झूठा साक्ष्य पेश किया है या कथन किया है, उसको अपराधी मान लिया जाए। अर्थ यही है कि कोर्ट अपनी खुद की इच्छा अनुसार ये आदेश दे सकता है कि इंक्वायरी आदेश की जाए या नहीं की जाए, और यदि इंक्वायरी आदेश की जाती है तो फिर जो भी व्यक्ति है उसको सुना जाना जरूरी नहीं है। जिस मजिस्ट्रेट को ये शिकायत भेजी जाएगी वहाँ पे वो अपना पक्ष रख सकता है। इस संबंध में यदि कोई व्यक्ति मुकदमा भी दर्ज करवाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के 2015 के इस मामले में ये कहा था कि यदि धारा 156(3) में भी कोई शिकायत फाइल करता है तो उसके साथ में शपथ पत्र लगा होना जरूरी है, अन्यथा उसके ऊपर मजिस्ट्रेट एफआईआर करने का आदेश देने के लिए बाध्य नहीं है। और मुख्य बात यह है कि यदि शपथ पत्र नहीं है तो फिर उसके जो कथन हैं उनको पूर्ण नहीं माना जाएगा। शपथ पत्र होने पे उसके खिलाफ 340 सीआरपीसी की कार्रवाई फाइल की जा सकती है यदि ये बाद में कहीं पर भी ये सामने आता है कि इन्होंने झूठा साक्ष्य पेश किया है या शपथ पत्र झूठा पेश करके इन्होंने कोई एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब दोस्तों हम आगे आ जाते हैं कि 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र कैसे बनाते हैं और कैसे पेश करते हैं, इसका प्रारूप क्या है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया था, अभी इसका हम पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें हम आपको यह पूरी प्रक्रिया बताएंगे। और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि यदि आपको इस प्रकार का प्रार्थना पत्र चाहिए तो आप बताना, तभी हम ले आएंगे, नहीं तो हम नहीं लेके आएंगे, क्योंकि वो प्रार्थना पत्र अपने आप में बहुत जटिल प्रार्थना पत्र है, हमको बनाने में बहुत समय लगता है। यदि आपको चाहिए तो ही हम ले आएंगे, कमेंट करके बताना, इस वीडियो को लाइक करना, और बाकी आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमसे सीधे बात। एज ए लॉयर मैं योगी जी से ये कहूंगा कि भाई थोड़ा सा तो क्राइम होने दीजिए, जो हमारा भी रोजी रोटी चलती है थोड़ा सा चल जाए तो हमारी भी रोजी रोटी चलती रहेगी।